मोहम्मद कैफ, भारतीय टीम में आप किस पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं? मैं निगाह लगाऊंगा शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि जब भी देखिए भविष्य का सितारा कौन बनने वाला है वो गिल उस राह पे निकल चुके हैं। विराट कोहली की जगह कौन लेगा उस राह पे गिल निकल चुके हैं। टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, अब टी20 की बारी है। तो टी20 में जब भी इंडिया पाकिस्तान या वाइट बॉल की बात करें खेला है तो विराट कोहली हमेशा वहाँ चमके हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विराट कोहली की जगह कौन लेने वाला है, वो शुभमन गिल। और रोहित शर्मा की जगह कौन लेंगे? विराट कोहली मेरे बेटे के फेवरेट हैं, रोहित शर्मा मेरे फेवरेट हैं। रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा? रोहित शर्मा की जगह देखिए मेरा मानना है संजू सैमसन वो काम कर सकते हैं, पर उनको वो जगह मिलेगी नहीं क्योंकि वो ओपनर थे। अब उनको नीचे बैटिंग कराई जा रही है। उनके पास वो टाइम था, वो समय मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात कर दी इन्होंने, क्योंकि प्लेइंग 11 में एक्चुअली में इंडियन प्लेइंग 11 में जो एक प्रॉब्लम एरिया है वो ये है कि हम संजू सैमसन और गिल दोनों को खिला नहीं सकते हैं, बट खिला रहे हैं। कब ये चीज, ये बैलेंस डिसबैलेंस एक्सपोज होगा फिलहाल नहीं पता, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया की इतनी अच्छी है। लेकिन संजू एट नंबर 4 या 5 या हार्दिक एट 5, 6, तिलक वर्मा और पीछे, वो टीम के बैलेंस के लिए और पावर के लिए अच्छा नहीं है। शिवम दुबे भी अंडर यूटिलाइज होगा, ओवर पैक लग रही है आपको टीम। संजू सैमसन या तो ओपन करें या फिर मुझे टी20 में उनकी जगह दिखती नहीं है। लेकिन खैर वो अभी तो ही इज इन द प्लेइंग 11 नंबर 4 पे उनके आंकड़े। ठीक है रमीज भाई, आपको क्या टारगेट, कितना आप उम्मीद लगा रहे हैं? पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान करने वाला है, कितना टारगेट सेफ टारगेट होगा, विनिंग टारगेट होगा? देखिए जितना भी होगा, भारत की जो बैटिंग है वो आपको चैलेंज करेगी। सो रन्स ऑन द बोर्ड देखें, कम से कम 160 तक तो पहुंचनी चाहिए इनिंग्स, और उसके बाद फिर देखते हैं। मुश्किल काम है क्योंकि पाकिस्तान ने आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है वो यही है कि आप अटैकिंग माइंड के साथ खेलें। सो अगर पार्टनरशिप लगती है और बुमराह का एक स्पेल ये बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर कोई पता नहीं 160 से भी नई टीम है, नौजवान टीम है, थोड़ा दबाव भी होता है, और भारत पाकिस्तान का मैच हो, कितनी दिलेरी की उम्मीद करते हैं? सबसे दिलेर खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से कौन उसकी अगुवाई करता घूमेगा या दिखेगा आपको या हमें? सबसे दिलेर खिलाड़ी होते हैं एक्स क्रिकेटर्स, जो कि ऐसे चैनल पे आके ना हम भड़क मार सकते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखें, यंग टीम के साथ ना आप कोई एक्स्ट्रा बैगेज भी कैरी नहीं करते हैं। सो आपसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। तो आपने जब तक कि देखिए, हम बड़ी दफा बात करते हैं टीम मीटिंग्स में कि एंजॉयमेंट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बॉल को बस आप देखें और प्रोसेस को फॉलो करें और प्रेजेंट मोमेंट में रहें और रिजल्ट की परवाह ना करें। सो कई दफा जब यूथ आता है ना तो वो एक फ्रेशनेस लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, और एक्सट्रीनियस उसके कोई जहन में चीजें नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांटेज भी होता है, बिल्कुल सही बात है, डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि आपको जब आप भारत जैसी टीम से खेल रहे हैं तो प्रेशर मोमेंट्स पे एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। तो अब देखना यही है कि क्या बैलेंस है टीम। जो यहाँ पर जीएस विवेक कह रहे थे रमीज, भारतीय टीम के बारे में थोड़ी ओवर पैक लग रही है। संजू सैमसन, उनको लगता है कि उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों क्या कर रहे हैं टीम में? पाकिस्तान में भी, भारत में भी एक ये पुरानी बीमारी है, हर जगह यहाँ पर राजनीति घुस जाती है। पीसीबी के तो आप चेयरमैन रहे हैं, सिलेक्शन नॉर्मल हुआ है, पिछले कुछ सालों से बड़े विवाद में रही है पाकिस्तान की टीम, और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी पर भी इतना अनावश्यक दबाव बनाया गया है। इस बार क्या आप मुतमईन है जैसी टीम भेजी गई है एशिया कप के लिए? देखिए बाबर और रिजवान तो इस टीम का, देखिए दोनों 30-30 साल के हैं और अभी बहुत ऑफर करना है उनको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए। बिकॉज जैसे विराट कोहली के या रोहित शर्मा के पाकिस्तान में बहुत से फैंस हैं, आई एम श्योर बाबर आजम के भारत में बहुत से फैंस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अभी एक्सपीरियंस की बात की, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में या नंबर 3 पे जरूर चाहिए, खासतौर पे जब आप एक इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। मगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप और मैं कभी एक पेज पे नहीं होंगे, आपके 11 खिलाड़ी मेरे से मुख्तलिफ होंगे। सो ये एक ऐसी डिबेट है जो कोई जीतने वाला नहीं है। कोई जीतने वाला नहीं है, पर इसमें जीत के लिए 160 वो कह रहे हैं, उससे ऊपर जितना प्लस कर ले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान को कितने तक रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि जीत की संभावनाएं वो बनी रहे? देखिए 160 तो मेरा मानना पार स्कोर होगा, क्योंकि थोड़ा सा पिच वहाँ रुक के आता है, डबल पेस का पिच होता है, बैटिंग इतनी आसान होती नहीं, फ्लैट पिच नहीं है, और दिक्कत पाकिस्तान की बैटिंग में ही है।
जब भी हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेले हैं या इंडिया जीती है, वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग का ही बेड़ा गर्क हुआ है। जब भी 130 चेस करना हो वहाँ भी हार गए, 160 चेस करना वहाँ भी हार गए। रन्स ऑन बोर्ड जो रमेश भाई बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने बुमराह को मार दिया, पाकिस्तान ने कुलदीप को अटैक कर दिया, जो इतिहास बताता है कि वो कर नहीं पाते। अच्छी गेंदबाजी के सामने दबाव में पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है 160 भी बना गए तो भी मैच लड़ाई कर सकती है पाकिस्तान। इसमें एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प उभर कर सामने आई जीएस, वो ये कि इस बार लड़ाई वो बेसिकली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो उनके तेज गेंदबाज थे वो उनका सबसे बड़ा हथियार होते थे। लड़ाई इस बार फिरकी गेंदबाजों की है, तो उसमें पलड़ा किसका भारी है? पाकिस्तान का थोड़ा ट्राइड और अनट्राइड और अनटेस्टेड उनके खिलाड़ी हैं, पर वो उसमें एक्स फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है क्या कई बार? इब्रार अहमद को हमने खेला नहीं है और इब्रार अहमद उनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं, वो उनके वरुण चक्रवर्ती हैं जिनको हम अपना बड़ा एक्स फैक्टर मानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि स्पिनर्स की लड़ाई है, इंडिया के स्पिनर्स ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है, और जो रमीज भाई ने कहा कि प्रेशर ऑन अ बिग डे वो झेलना वो जानते हैं इंडियन स्पिनर्स। तो मेरे ख्याल से, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दुनिया क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर किसी भी बैट्समैन का या किसी भी बैटिंग यूनिट का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एवरेज है अगेंस्ट स्पिनर्स, तो वो है टीम इंडिया का। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मैच का जो सबसे क्रूशियल फेस है, जैसे रमीज भाई ने कहा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में जसप्रीत बुमराह का एक पहला स्पेल वो झेल लें अगर, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर जमा जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुझे नहीं पता कि क्यों खेल रहे हैं फ़खर जमा मिडिल ऑर्डर में, जब टॉप ऑर्डर में उन्होंने इतने रन बनाए हैं, उनका वर्सेस वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, दैट विल डिसाइड कि क्या ये पाकिस्तान की टीम 140 पहुंचती है या 160 170, जो कि अभी कैफ भाई कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह पर ओवर रिलायंस है तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भारत की, वो हमारी एक कमजोर कड़ी भी है क्या शुरुआती, जो अगर मैं 10 ओवर की बात करूं? नहीं, बुमराह तो देखिए, बुमराह पे दांव कभी भी खेलिए आप। नहीं, बुमराह पर खेलें, बाकी दूसरे गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूं। एक कमी मैंने बोली इस टीम में जो है कि थर्ड सीम बॉलिंग ऑप्शन, वो दुबे, वो आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करते, दुबे सीएसके के लिए खेलते हैं। 4 विकेट है पिछले मैच, वो शिवम दुबे के 4 विकेटें हैं पिछले मैच पर वो यूएई के साथ था मैच, ये भी देखना होगा ना। करेक्ट, तो वही जो कमजोरी, जब अच्छी टीम से खेलेगी भारत ये 11 के साथ, तो वहां पे शिवम दुबे का जो 1-2 ओवर मिलेगा तो वहां पे सामने वाली टीम प्रहार कर सकती है। वो एक तो पहले 10 ओवर बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्या रमीज भाई? वो एक कमजोर कड़ी भी भारतीय टीम में, चिंक इन द आर्मर सो एज टू से, क्या उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकती है पाकिस्तान की टीम या करेगी? जाहिर सी बात है जी, करना चाहिए। देखिए, ये मैच पाकिस्तान तभी बना सकते हैं जब विकेट्स लेंगे, क्योंकि रन्स रोकने वाली ये बॉलिंग अटैक है नहीं है, ये हम उस तरह से वायर्ड नहीं है जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है। इवन भारत भी जो है वो भी 2 तरह की बॉलिंग करा सकते हैं, डिफेंसिव एंड अटैकिंग। पाकिस्तान के पास जो बेस्ट ऑप्शन है, और अपनी बेहतरीन क्रिकेट ये तब खेलते हैं जब ये अटैकिंग मोड में होते हैं। सो विकेट्स मिलेंगी, रन रेट कंट्रोल होगा, उससे प्रेशर क्रिएट होगा, पार्टनरशिप्स अगर नहीं लगती हैं भारत की। और देखिए, ये क्रंच मैच है ना, सो यंगस्टर्स भी 1-2 खिला रहा है भारत बैटिंग में। फिर संजू सैमसन का बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि संजू सैमसन ने पता नहीं अपनी टेक्निक के साथ क्या किया, लीप करके पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, हालांकि उनके पास रोहित शर्मा वाला टैलेंट है। बट क्या है कि 2-1 प्लेयर्स प्रेशर में जरूर होंगे, और फिर ये कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है। सो आई डोंट नो कि किस तरह से टीम्स जो है ना वो बाहर, आपने पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र किया है, एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा राजनीतिक सवाल आपसे पूछ, कितने लोग देखेंगे? बम्पर लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैं तो देखूंगा, भारत में चल रहा है कि भाई जो देखेंगे वो देशभक्त नहीं है, मैं तो देखूंगा मैच, और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि मैच ना देखा जाए, या सब देखने वाले हैं? नहीं, सब देखने वाले हैं जी। हमारे यहाँ जरा कोई इस तरह से प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ थैंकफुली। हम खुल के बात भी कर सकते हैं, इसलिए तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कोई पीछे से डिक्टेशन नहीं लेनी, एक तरह से पड़ती है। बट क्रिकेट जो है ये, इसका देखें ये बाउंड्रीज, मैं तो इसका बड़ा प्रीचर हूँ, बहुत ज्यादा प्रीचर हूँ। और कैफ तो पाकिस्तान के वो हिस्टोरिक टूर पे आए थे 2004 में, ये भी थोड़ा सा इन्होंने डिफेंसिव बात की है कि आपने बात बताया नहीं कैफ कि आपकी आओ भगत कैसे हुई थी। नहीं बताया इन्होंने, खुलकर बताया, खुलकर बताया रमीज भाई। मेहमान नवाजी ऐसी कि शर्मिंदगी होने लगे, ऐसा वो तो बोला है, डीएस विवेक ने बोला। उस टाइम पे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे पीएम, तो उन्होंने टीम भेजी खेलने के लिए वहां पे।
2004 में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो मुझे अंदर की बात बिल्कुल पता है कि कितनी मेहनत की गई थी, क्योंकि था भारत आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमें 15 दिन में इतना बड़ा टूर सेटअप करना पड़ा था, जिसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री बन गई है। सो वो एक हिस्टोरिक टूर था। तो मैं समझता हूं कि मेरा इसके तो ऊपर पाकिस्तान में आवाम देखने वाली है, भारत में भी बम्पर लोग देखने वाले हैं मोहम्मद कैफ। ये मैच देखिए, इंडिया पाकिस्तान को तो कॉन्टेस्ट लोग पसंद करते हैं, हालांकि जो अभी हालात बने हैं उसके वजह से थोड़ा सा मन मुटाव है, टेंशन तो है, होगा या मन मुटाव दिखाएंगे बाहर और घर में जाकर 24,000 देखने लगेंगे मैच। नहीं, मैच देखेंगे। 24,000 की कैपेसिटी है दुबई के स्टेडियम की, 22,000 स्टेडियम के अंदर है, और अभी फिलहाल ट्रैफिक जैम है स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के अंदर जैम पैक्ड है, और दुबई में लगभग 70% आबादी भारतीय हैं उसमें उसका अंदाजा ये भी अब आखिरी सवाल सिर्फ 15-15 सेकंड चाहूंगा, रमीज भाई कौन जीतने वाला है मैच? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल और जाती वाला सवाल है। इस वक्त तो मैं फेंस पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे आपने इस शो में एज एन एक्सपर्ट भिजवाया है। मेरे ख्याल से भारत स्टार्ट करेगा मैच एज फेवरेट्स। भारत स्टार्ट करेगा एज फेवरेट। मोहम्मद कैफ? नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। भारत के पास देखिए बहुत बैलेंस टीम है। कप्तानी जो सूर्य कुमार यादव का आपने स्टैट जुड़वाया एज ए कैप्टन, वो शानदार कप्तानी करते हैं। T20I के अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो कोई कमी दिखी नहीं है। छठा गेंदबाज एक कमजोरी है, पर ओवरऑल नंबर 8 तक बैटिंग है, मतलब बैटिंग खत्म ही नहीं हो रही। अक्षर पटेल नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे। पिच में भी इतना, मैं पाटा ही कह दूं कि मोटा मोटा पाटा पिच ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुराफात कर देगी पिच। इट विल बी इंडियाज मैच टू लूज। इंडिया को कोई और नहीं हरा सकता, इंडिया को खुद इंडिया ही हरा सकता है इस पूरे टूर्नामेंट में, इस मैच की नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि T20 में वो दबदबा हमारी बैटिंग ऑर्डर ने और हमारे बॉलर्स ने बनाया है, और वो बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मैच देखने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, जिसको सर्टिफिकेट देने हैं बांटते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मैच का पूरा मज़ा लेने वाला हूं, और ये खेल में राजनीति का पुट कम ही रहे तो बेहतर है। राजनीति राजनीति की जगह हो और कूटनीति कूटनीति की तरह चले तो क्या बेहतर नहीं होगा। आज बस इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।